कुछ प्रमोटर्स ऐसे भी होते हैं वो शेयर के अगेंस्ट में अब लोन ले लेंगे, फिर वो पैसे को निकाल करके कुछ और काम करते हैं। केवल एक ये नहीं होता कि प्रमोटर के पास 70% इक्विटी है या 60% है या 55% है या 75% है तो वो कंपनी अच्छी हो गई। कंपनी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिल्वर का प्राइस नीचे घट रहा है, तो फिर भी एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या अभी भी सिल्वर के अंदर जाना चाहिए या आगे क्या एक्सपेक्टेड है? जब जब दुनिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती रहेगी, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए। President Trump has previously threatened military action against Iran. बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती रहेंगी, लोग डॉलर बेच के सोना खरीदते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो डिफरेंस नहीं समझता है एक सिस्टम और एक सट्टे में। सिस्टमैटिक ट्रेडर है वो अपना लॉस सीमित करेगा, जो सट्टेबाज है वो प्रॉफिट सीमित करेगा। वो कहेगा भाई साहब मैंने लिया है 100 की चीज़ मैं 1000 में बेचूंगा, और पता लगता है वो 20 में ख़त्म कर रहा है। कितने लोग डीमेट अकाउंट बनाकर सच में पैसे कमाते हैं या कितने लोग ब्रोकर्स या तो एजेंट्स का घर चला रहे हैं? डीमेट अकाउंट खोलना कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा। इट इज़ जस्ट अ वे हाउ यू आर ट्रेडिंग। अगर किसी का आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहता हूं जो शेयर मार्केट को एज अ ग्लैमर नहीं लेकिन उसकी बैक साइड भी जानते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, डिप्रेशन में थे लेकिन फिर भी वहां से सुपर फास्ट रिकवर किया है। कैसे उन्होंने ये जर्नी तय की, कैसे आप उनकी जर्नी से सारी चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, इसी के ऊपर आज हमने ये सारी बातें की है। इनफैक्ट गोल्ड, सिल्वर, ग्लोबल मार्केट, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें, रिसेशन का क्या हाल है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होने वाली है। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट बुलाने हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप में से 75% लोग ऐसे हैं जो ये चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में सबसे बेस्ट लर्निंग क्या है वो बताइएगा। Now, without wasting time, let's welcome today's guest, Deepak Wadhwa sir. Deepak sir, thank you so much for coming. Thank you so much for giving time. इंडिया में पिछले 2 साल में बहुत सारे लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। मुझे एक एग्जैक्ट नंबर बताइए कि कितने लोग डीमेट अकाउंट बनाकर सच में पैसे कमाते हैं या कितने लोग ब्रोकर्स या तो एजेंट्स का घर चला रहे हैं? देखो विरल, क्या है, डीमेट अकाउंट खोलना कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा। करेक्ट। इट इज जस्ट अ वे हाउ यू आर ट्रेडिंग। अब डीमेट अकाउंट का काम वहां शुरू होता है जहां पे आपने कोई शेयर खरीदा, उसको आपने होल्ड किया तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ गया। डीमेट इज व्हाट? डीमेट इज ए काइंड ऑफ वॉल्ट। करेक्ट। लॉकर है वो एक। करेक्ट। जैसे हम पैसे रखते हैं तो अपनी अलमारी, तिजोरी इधर उधर रखते हैं, ऐसे ही जो मेरा डीमेट अकाउंट है वो मेरी तिजोरी है। तो डीमेट अकाउंट आपको कमा के देगा ये कहीं बात नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इन्वेस्टर, तो जो इसमें इन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समय तक उस शेयर में रहे, ठीक है ना। तो और इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आपने उस जब वो शेयर लॉस में आया तो उससे निकले या नहीं। सेकेंडली, एक और जो कंसेप्ट है कि मैंने कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लो मेरे पास है ही 100 रुपये और मैंने 100 रुपये में डाल दिया और वही 100 रुपये वाला शेयर 6 रुपये हो गया, तो मेरा तो सूपड़ा ही साफ है। तो देन आई विल नेवर बी एबल टू रिकवर माई लॉसेस। ट्रू। तो पोर्टफोलियो बनाने का भी एक तरीका होता है जो आगे शायद हम डिस्कस करने वाले हैं आज पॉडकास्ट में। किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं वो भी है। लेकिन यहाँ जो अधिकांश लोग लॉस लेते हैं वो ट्रेडिंग में लेते हैं। ट्रेडिंग में क्या है कि वो 100 रुपए वाली चीज के लिए 5 रुपए या 10 रुपए देते हैं और 100 रुपए पे काम करते हैं, और जब 100 रुपए वाली चीज 90 आती है तो उनके 10 साफ हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लेवरेज सिस्टम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। सही है। तो दीज आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट्स, और इसमें लोगों का अक्सर लॉस होता है। जो हमारे पास फिगर आती है 93% लोग लॉस में हैं, वो लेवरेज प्रोडक्ट्स में हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं। इन्वेस्टिंग में अधिकतर लोग अगर सही शेयर पकड़ लें, ब्लू चिप शेयर पकड़ लें, तो 2, 5, 10 साल 20 साल रखेंगे तो पैसा बन ही जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां समय के साथ ग्रो हो ही रही हैं। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, एब्सोल्युटली ये बात सही है कि इन्वेस्टेड माइंडसेट से बहुत कम लोग हैं। अभी जब ये इन्वेस्ट कहाँ करे उसके बारे में जब भी मैंने रिसर्च करना चालू किया, ऑब्वियसली हमारा पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो आपने मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि हम एक फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं कि प्रमोटर का शेयर अगर 70% से ज़्यादा ऊपर है तो आप वो कंपनी पे सबसे ज़्यादा रिलाई करते हो। लेकिन आज 2026 में अगर हम देखें तो कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने फाउंडर्स, जो फाउंडर्स है, वो अपनी इक्विटी को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं अच्छे वैल्यूएशन पे, जस्ट बिकॉज वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है? अगर किसी का सपोज करो प्रमोटर शेयर 70% की जगह पर 60% आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? देखिए, अगर
अगर 60-70 कोई लेके बैठा है और वो अपनी 10% भी डाइल्यूट कर रहा है, 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, तो अब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेजर चंक तो लगा हुआ है। किसी का 70% इक्विटी और वो 34% पे आ जाए तो तब तकलीफ की बात है। सेकेंडली, हमारे पास तो आज ये भी डिस्क्लोजर है कि वो क्यों बेच रहा है। क्या वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बेच रहा है? अगर किसी प्रमोटर ने बेची और उसने उसकी लैम्बोर्गिनी ले ली तो वो अपनी मतलब खुशी के लिए कर रहा है। करेक्ट। लेकिन वो कितने करोड़ उसने बेचे? अगर 1000 करोड़ बेचे और उसने कहीं बंगला ले लिया तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन 1000 करोड़ बेच के उसने कहीं और एक्सपेंशन के लिए कोई और कंपनी खरीद ली, या कहीं शेयर ले लिया, या वो कहीं पे शार्क टैंक की तरह शार्क बन गया, या उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, या कोई और बिजनेस शुरू कर दिया, तो ऑफ कोर्स दैट इज ए प्रोग्रेसिव थिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आप ऐसी क्या क्या चीज़ें देखते हो? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक तो हो गया प्रमोटर शेयर, क्योंकि इसमें देखो एक ये भी होता है ना कि कुछ प्रमोटर्स ऐसे भी होते हैं जो शेयर अपना 70% रखेंगे, लेकिन वो शेयर के अगेंस्ट में, अपने परसेंटेज के अगेंस्ट में वो लोग लोन ले लेंगे। तो कोई तो ऐसे रेड फ्लैग्स रहेंगे जो शायद आप आम जनता को वो नहीं समझेगा। आम जनता देखेंगे 70% है, बराबर है, लेकिन बैक साइड में कुछ और ही चल रहा है, फिर वो पैसे को निकाल करके कुछ और काम करते हैं। देखिए, केवल एक ये नहीं होता कि प्रमोटर के पास 70% इक्विटी है, या 60% है, या 55% है, या 75% है तो वो कंपनी अच्छी हो गई। कंपनी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग इतनी हो, कंपनी ऑलमोस्ट नियर टू डेट फ्री हो, या डेट जो है उसका मार्केट कैप या प्रमोटर होल्डिंग का 3% हो, 2% हो, 5% हो। यानी कि 1000 करोड़ की कंपनी है और वो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का वो लेके बैठा है लोन, तो दैट इज नॉट वेरी बिग लोन। लेकिन उसका ब्याज उसकी सेल्स फिगर को ना हट करे, उसके प्रॉफिट्स को ना हट करे। ऐसा ना हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, कंपनी है वोडाफोन, उसका जितना वो है लोन, उससे कम तो आज उसकी मार्केट कैप है। जितना उसका रेवेन्यू उससे कम, उससे ज्यादा उसका ब्याज का खर्चा है। ट्रू। तो ऐसी कंपनीज में जब आप पैसा लगाते हैं तो वहां ग्रोथ का चांस बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। ठीक है ना? तो मेरा कहना ये है कि कंपनीज जो हैं, किसी को भी इन्वेस्ट करना है, वो ये ना सोचे कि मैं मतलब कोई, जैसे मैं नाम शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जैसे कोई कंपनी पहले 600 की थी, वो 500 हुई, 400 हुई, 300 हुई, 200 हुई, अब वो 5-6 रुपए का शेयर आ गया, तो हमें वहां मसीहा बन के नहीं पहुंच जाना। विद एन एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में वो बढ़ेगा। 5 रुपए वाला शेयर 1000 पहुंचेगा? नहीं भाई, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो लोग उसे बेचते हुए यहाँ तक लाए हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। वो मेरे और तुम्हारी क्वांटिटी से बेच के वो 6 रुपए नहीं आने वाले हैं। वो क्यों आया? क्योंकि उसमें से FIIs निकल गए, DIIs निकल गए, बड़े इन्वेस्टर निकल गए, बड़े जिन लोगों ने एक चंक ऑफ होल्डिंग ले रखी थी, जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, वो निकल गए। तो इसका मतलब उसमें से सब बड़े लोग निकल गए और हम लोग 5-6 रुपए में मसीहा बन के पहुंच जाए तो हम लोग डूबना ही डूबना है। करेक्ट। तो हमेशा हमें जो है टॉप क्वालिटी शेयर लेने हैं। जो आज मैं लूं, अगर मैं 10, 15, 20 साल रखूं तो मुझे पता है कि ये FD से बेहतर रिटर्न देंगे, जहां पे लॉस के चांसेस कम है। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि भाई साहब मैंने ये अच्छी कंपनी या ब्लू चिप कंपनी या निफ्टी 50 के शेयर लिए थे और मैं पिट गया। लेकिन मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिन्होंने 2, 5, 10, 20, 50 रुपए वाले शेयर थे, जिसपे कि उन्हें सपना दिखाया गया कि 50 का ले ले, 500 का होगा, 2000 का होगा। उसमें जरूर वो 500 वाला शेयर या 50 वाला शेयर या 100 वाला शेयर जीरो हुआ है। करेक्ट। लेकिन सर, इसमें माइंडसेट कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो आपने भी लाखों रुपए का लॉस किया है, आपने एक जगह पर करोड़ों रुपए का नुकसान किया हुआ है। लेकिन एक तो ऐसा पॉइंट आता है जब भी हम सोचते कि नहीं यार, अभी मुझे ये शेयर को सेल कर देना चाहिए, अभी मुझे पकड़ के नहीं रखना है। वो माइंडसेट आपने कैसे तैयार किया? देखिए, क्या होता है कि जब आप कुछ भी कर रहे हो और लॉस हो रहा है, मैं इसमें सीधा कहता हूँ माइंडसेट डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ये आदमी ना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहता है कि मेरे साइकोलॉजी ऐसी हो गई। अगर तेरी साइकोलॉजी में खराबी है तो बिजली की तार में हाथ रोज लगा, ट्रेन के आगे रोज खड़ा हो, अपना सिर दीवार पे मार, तब मैं कहूंगा हाँ इसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। वहां तो आप ऐसा नहीं कर रहे। दैट मीन्स आपको पता है मैं बिजली में हाथ लगाऊंगा करंट लगेगा, दीवार पे सिर मारूंगा तो सिर फूटेगा, ट्रेन के आगे आऊंगा तो ट्रेन तो नहीं रुकने वाली ना मेरी वजह से। आप अपना जो गलती है उसको आप ना दूसरे के ऊपर डाल रहे हो कि मेरी तो साइकोलॉजी खराब हो गई। अरे भाई, तुझे नहीं दिख रहा कि लॉस हो रहा है? कुछ नहीं है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी खराब होने का दूसरा मैं नाम देता हूं कि आपके अंदर ग्रीड इतनी हावी थी कि आपने ठीक डिसीजन नहीं लिया। करेक्ट।
आपको ये था कि ये 100 वाला शेयर या 100 वाली ऑप्शन या 100 वाला फ्यूचर जो है मैंने 100 में लिया है, ये अभी 80 आया, फिर 110 आया, तो आपको लगा जब ये एक बार 80 से 110 आया तो ये 500 भी जाएगा। आप उस ग्रीड में बैठे हो, आप अपनी कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अगर मैं 5 रुपए कमाने वाला हूं तो मुझे देना भी एक ही है, ताकि मैं 5 बार गलत हो जाऊं तो भी मैं बराबर में छूट जाऊं। ट्रू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वी आर मैरिड टू आवर ट्रेड। हम उससे बिल्कुल शादी करके बैठे हैं कि ना भाई तू गिरता जा मैं लेता जाऊं, तू गिरता जा मैं लेता जाऊं, और होगा क्या, वो तो गिरता ही जाएगा, मैं बर्बाद हो जाता। तो हमें ये नहीं करना है, हमें बहुत समझदारी से ट्रेड पकड़ना है। और सबसे बड़ी बात, गलती हो जाए तो माफी मांग लो। कोई चीज 100 में ली, 90 आ गई, भाई कोई बात नहीं सर, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मैं आपको छोड़ रहा हूं, दोबारा आप 100 पे आओगे मैं दोबारा ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं भाई, अभी माफ करो। बस ये एटीट्यूड रखना है, और जब आप इस एटीट्यूड को रखोगे आप देखोगे आपका लॉसेस शुरू में हो सकता है 10 बार हो, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा। करेक्ट एब्सोल्युटली। लेकिन सर कभी कभी ये होता है, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझना चाहता हूँ, मतलब आपने जैसे बताया कि चलो 100 की चीज़ 90 में आ गई तो सेल कर दो, समझ लो कि भाई वो नुकसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसे होल्ड करके रखते हैं, एक्सपेक्ट करते कि नहीं यार ये वापस ऊपर जाएगा। तो वो क्या 2 या 3 या 4 चीज़ उनको देखनी चाहिए? अगर उनको इंस्टिंक्ट लगता है कि नहीं यार अभी लॉस बुक अभी नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, तो वो क्यों रुके? सर देखो, सीधी सी बात है, मेरा मानना ये है कि कोई आदमी अपने हाथ पे ऐसे मैं उंगली रखूं और मैं आपसे कहूं हैमर मार दो, भाई इतनी सी उंगली टूटेगी या इतनी टूटेगी या पूरी उंगली टूटेगी, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। करेक्ट। ठीक है ना। सिर्फ मैं ये कहूं मैं ईंट उठा के सिर पे मार लेता हूं, यहाँ पे जरा सा लगेगा, कितने लोग हैं जो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरे पास ये सवाल ही नहीं है। मैंने ट्रेड लिया, मुझे नहीं पता ये मुझे कितने पैसे देगा। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न। किसी को नहीं पता ट्रेड लेते वक्त, चाहे कितने से बड़ा अच्छे से अच्छा चार्टिस्ट आ जाए, कितना ही बड़ा एनालिस्ट आ जाए, चाहे कोई टीवी पे बोलता है चाहे कोई इंस्टाग्राम पे बोलता है, कोई मुझे ये बता दे कि हाँ जी मैंने चार्ट की प्रिडिक्शन कर दी और ये ऐसा हो गया। अरे भाई तुक्का है भाई। अगर तुझे इतना तू श्योर था तो तूने क्यों नहीं अपना मकान बेचा और लगा दिया 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इसी काम में, फिर दिखाता ना दिलेरी। तो इसलिए दैट इज ऑल एजम्पशन, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है कि हमें थोड़ी पता है आज मैं ये शेयर लेके जा रहा हूँ या आज मैं इंडेक्स लेके जा रहा हूँ, आज मैं सोना लेके जा रहा हूँ। अभी रात को ट्रंप साहब क्या बोलेंगे, इजराइल क्या बोलेगा, फिलीपींस क्या बोलेगा, रशिया यूक्रेन क्या बोलेगा, इराक क्या बोलेगा, अपने यहाँ तो इतने सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। ट्रू। तो गारंटी किस बात की है? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इट इज ऑल एजम्पशंस। कई दफा आदमी का तुक्का चल जाता है तो वो अपने को ऐसा कॉलर कर लेता है, कई दफा नहीं चलता तो वो कहता है भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, आई एम सॉरी। करेक्ट एब्सोल्युटली। सर 2026 में अगर मैं एनालिसिस करूँ कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो मैंने अभी रिसेंटली आपका एक पॉडकास्ट देखा जिसमें आपने एक जगह पर बताया था कि गोल्ड इज सेफ्टी बट सिल्वर इज फ्यूचर। सिल्वर के अंदर आप इंसिस्ट करते हो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन आज अगर मैं 2026 को देखूँ तो कहीं ना कहीं 2026 अभी वो रिसेशन के कगार पे खड़ा हुआ है, और ज़्यादातर सिल्वर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। फैक्ट्री अभी धीरे धीरे काम बंद हो रहा है क्योंकि रिसेशन लोगों को एक्सपेक्टेड है। ऐसे में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर सिल्वर का प्राइस नीचे घट रहा है या फ्यूचर में लग रहा है कि रिसेशन आ जाएगा, घट जाएगा, तो फिर भी एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या अभी भी सिल्वर के अंदर जाना चाहिए? आगे क्या एक्सपेक्टेड है? देखो वीरल, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या है रिसेशन? व्हाट इज रिसेशन? ग्लोबली लोग पैसा इन्वेस्ट कम करेंगे, सेव करेंगे, मतलब अननेसेसरी खर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या चीज की रिसेशन किस चीज में आती है? इन्वेस्टमेंट में? जी नहीं। रिसेशन इज दैट यू आर पोस्टपोनिंग योर लग्जरीज। जब रिसेशन आएगा क्या तुम अपना मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दोगे? नहीं। कपड़े पहनना बंद कर दोगे? नहीं। खाना खाना बंद कर दोगे? सिर में तेल लगाते हो, जेल लगाते हो, वो बंद कर दोगे? नहीं। ये लेडीज जो मेकअप का सामान यूज करती हैं ये बंद हो जाएगा? नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे? नहीं। यस, कुछ हद तक लग्जरी नहीं होगा लेकिन कंट्रोल करेंगे लोग। ठीक है। अगर मैं आज महीने में 5 बार बाहर खाता हूं तो मैं 3 बार खा लूंगा। करेक्ट। या हो सकता है 1 बार खाऊं या हो सकता है ना भी खाऊं। तो दैट कैन इफेक्ट 20-30% ऑफ द मार्केट, नॉट 80% ऑफ द मार्केट। तो रिसेशन इज अगेन अ वर्ड जो हम लोग कहते हैं मद्दी आ गई। क्या जब 2008 में मद्दी आई थी मारुति कंपनी बंद हो गई, गाड़ियां बिक रही थी? क्या घड़ियां लोगों ने पहनना बंद कर दिया? क्या तनिष्क बंद हो गया? क्या डिमांड बंद हो गई? क्या तुम 6 दिन बगैर खाना खाए सोए थे? तो फिर रिसेशन क्या था? डिमांड और सप्लाई 2 चीज होती हैं बाजार में। डिमांड कई दफा ऐसा होता है कि हम 100 चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास ऑर्डर 110 के हैं, तो हम कहते हैं डिमांड इज एक्सीडिंग द सप्लाई। कई दफा ऐसा होता है कि हम 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं
80 बिक रहे हैं, लेकिन बिक रहे हैं। हम लोगों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए कि हमें लगता है कि यार ये जो 20 और नहीं बिके, क्योंकि हम लोगों को ना ग्रोथ की और आदत हो गई है। करेक्ट। आज आप देखो किसी भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, इसी क्वार्टर में हमारा जो रिजल्ट था वो 15% सेल्स ग्रोथ थी, इस बार 10% हुई है, या इस बार 20% हुई है। पिछले क्वार्टर में हमारे नंबर्स जो हैं दे वर अप बाय 15%, बट दिस टाइम वी आर डाउन बाय 5%। कंपनी तो बंद नहीं हुई, बराबर है। हम इसको कहते हैं उस यार उस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। अरे तो क्या हर महीने हर बार ग्रोथ थोड़ी होगी? तो recession, demand, supply, these are part and parcel of this business. This is the part and parcel of economy. आप आज जो चांदी की बात हुई, अब हम चांदी पे आते हैं या सोने पे आते हैं। जब जब दुनिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती रहेगी, जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती रहेंगी, लोग डॉलर बेच के सोना खरीदते रहेंगे ताकि अमेरिका का दबदबा हमारे ऊपर कम हो। अभी आप इसको समझो, चाइना क्या है? चाइना एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो दुनिया में सब चीज एक्सपोर्ट करता है, तो उसके पास वापसी क्या आता है? डॉलर। अब डॉलर, क्योंकि उसके पास उतना डॉलर है जितना यूएस के पास भी नहीं है, या बराबर है या थोड़ा बहुत कम माइनस है, तो कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने यहाँ रात को 8 बजे आए, कहें भैया हम तो डॉलर को डिवैल्यूएट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या आज से डॉलर कागज का टुकड़ा बन गया, तो वो बर्बाद हो जाएगा भाई बैठे बैठे। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने डॉलर्स को बेच के गोल्ड खरीद रहा है, ताकि कल को कोई भी करेंसी आ जाए, मैं दोबारा डॉलर बेच के वो करेंसी खरीद लूंगा। सही बात है। तो ही इज ट्राइंग टू सेव हिज कंट्री। अब वो क्या है, रोज चांदी सोना खरीद रहा है, बुलियंस खरीद रहा है, तो भाई बाजार में आग लग रही है। कुछ तुम्हारे मेरे 10, 20, 50 ग्राम खरीदने से सोना चांदी थोड़ी बढ़ जाएंगे। और तुम मुझे पिछले 10 साल में सोच के बताओ कि तुमने अपने लिए, अपनी बीवी के लिए कितना गोल्ड खरीदा? करेक्ट। चांदी तुम्हारे घर में कितनी है? सोना तो फिर होएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी लाई होगी, दहेज में भी आया होगा, तुमने भी कभी आउट ऑफ लव एंड इमोशन, चला आज एनिवर्सरी है, मैं तुझे सोने की रिंग दिला दूं, चेन दिला दूं, ये दिला दूं, वो दिला दूं। चांदी कितनी बार खरीदी है? बहुत कम। नो वन इज बाइंग सिल्वर। ट्रू। तो सिल्वर की क्या इंडस्ट्रियल डिमांड है? क्या सिल्वर की जब पिछली बार $20 से 50 आया था, तब भी यही कह के बोला कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, बढ़ रहा है, और फिर एकदम क्रैश हो गया वो 70%। कहाँ गई डिमांड? तो जब तुमने मेरा पहला कोई पॉडकास्ट देखा था कि गोल्ड सिल्वर, तब भाई आज 3.5 लाख रुपए चांदी पहुंच गई है, तब 1.25 लाख थी। तो अब नहीं लेना है, बिकॉज वी आर, क्या होता है देखो, हम यहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ हैं, यहाँ से हम गिरेंगे तो कम गिरेंगे, यहाँ गिरेंगे तो चोट और ज्यादा। अब हम 3 लाख पे पहुंच गए, 3.5 लाख पे, तो अब गिरे तो चोट और ज्यादा है। तो मैं अब लोगों से कहूंगा भाई अब समय निकल गया, यू आर लेट। ठीक है ना? अगर लेना भी है तो भाई 2%, 3%, 5%, 1.5% का कोई स्टॉप लॉस लगा के लेना। एब्सोल्युटली। दिस इज नॉट अ सेलर और बायर्स एडवाइस, दिस इज अ कॉशियस स्टेटमेंट कि भाई अब लेट हो चुके हैं। जब चीज नीचे जमीन पे रेंग रही थी तब हम ले नहीं रहे, यहाँ लेते हैं। अब जो चीज ऑलरेडी पिछले एकदम टॉप 3 महीने 6 महीने में डबल हो चुकी है, डबल से ज्यादा हो चुकी है चांदी और सोना भी ऑलमोस्ट, तो अब थोड़ी लेना है यार। हाँ, करेक्ट, सही बात है। बहुत लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, मतलब अगेन डेली यूज में भले चांदी आए ना आए, लोग बाय करे ना करे। अभी मेरा एक प्रीवियस पॉडकास्ट भी हुआ था पंकज जी के साथ, तो वो बता रहे थे वही कि बाय हाई सेल हायर। तो मैं वही सोच रहा था कि क्या सिल्वर में भी वो चीज़ अप्लाई होगी? क्या सिल्वर में भी हम वही करेंगे कि अभी बाय करेंगे, फ्यूचर में बिलीव करेंगे कि और बढ़ेगा? देखो अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ना एक पिछला डेटा होता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं। करेक्ट। तो जब मेरी शादी हुई थी आज से 26 साल पहले, तब सोना था कुल 4,000 रुपए, और आज कितना है? 1,50,000। तो मैंने तो इस 26 सालों में बढ़ते हुए ही देखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बढ़ने के बाद कभी घटा नहीं है। सोना 4,000 से 6,000 आया, फिर वापस 4,000 गया। अब कहने को तो 2,000 है, लेकिन 50% ड्रॉप था। फिर 16,000 आया, 16 से फिर 10,000 आ गया, कहने को तो 6,000 गिरा। करेक्ट। लेकिन अगेन इट वाज मोर देन 50%, 50 नहीं होगा तो 40% था। फिर उसके बाद 32,000 आया, 32,000 से गिर के 20,000 आ गया, तो 50% गिर गया। तो अब आप इसको क्या समझोगे कि गिरता तो है ही, कितनी ही डिमांड हो, कितनी ही सप्लाई शॉर्ट हो, भाई ये तो खरीद बेच चल रही है। आज बायर्स एक्टिवेटेड है, कल सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गिरेगा, करेक्शन नहीं आएगा, गिरेगा भी, करेक्शन भी आएगा। बस ये है कि मैं किस टाइम घुस रहा हूँ और मैं कितने टाइम के लिए घुस रहा हूँ। अगर मेरा विजन है कि 10-20 साल मुझे होल्ड करना है, तो भाई आज का रेट भी अच्छा है। और अगर मेरा विजन है कि नहीं जी मेरे को तो बस 2-1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो भाई मैं कहता हूँ FD ले लो, सेफ तो है। करेक्ट।
क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम, और छोटा जब मैं बोलता हूं तो 10 साल से सारा टाइम छोटा छोटा ही है, उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा हैं। 10 साल और 20 साल 30 साल में टाइम बढ़ जाता है। लेकिन चांदी के साथ दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं कि पिछले मतलब कई सालों से 85 साल जो चांदी $50 आई थी, उससे पहले जो था वो करीब 20-30 साल पहले ये रेट आया था। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज अगर हम ले लेते हैं तो ये रेट तो आ ही जाएगा, हो सकता है आने वाले 20 साल भी वो नीचे ही पड़ा रहे। जैसे जापान का जो इंडेक्स जो आज से 20-30 साल पहले था, या जो उसका ग्रोथ रेट वहां पे था, वो तो अब पिछले 20 साल में भी नहीं आ पा रहा। ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें भी वीडल समझने वाली है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आई एम इन्वेस्टिंग। अगर मेरे पास 100 है और मैं केवल 10 रुपए लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज का रेट भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो बाकी 90% है, अगर मान लो मैंने एफडी भी करा दी तो 7% तो वहां से आ गया, तो नेट में अगर ये 0 भी हो जाए तो मेरा लॉस कितना है? 10% है, यहाँ 7 आ गया। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से 50% गिर जाए तो मुझे कितना लॉस है? अगर मैंने 10% लगाया तो 5% का, तो मेरे को बैंक एफडी नहीं 5 कमा के दे दिया, तो मैं तो एट दी एंड ऑफ द ईयर बराबर में छूट गया, लॉस में नहीं छूटा। तो मेरे को ये समझना है कि हाउ मच चंक ऑफ मनी आई एम इन्वेस्टिंग, और वो मेरी टोटल नेटवर्थ या मेरी टोटल सेविंग का कितने % है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सही बात है। आपने ये बहुत अच्छे से समझा दिया सर कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ तो मैं सिल्वर में ना करूँ, और सिल्वर में अगर कर भी रहा हूँ तो क्या पता वो अगले 20 साल तक हो ना हो। तो फिर ज़्यादातर अगेन आप भी वही प्रीच करते हो लोगों को, और इवन दूसरे इन्वेस्टर्स भी वही कहते हैं कि आज की तारीख में अगर आपके पास कम पैसा है, या तो चलो फ्यूचर के कुछ गोल्स 2-3-4 साल के हैं, तो आप ट्रेडिंग मत करो, एफएनओ मत करो, आप इन्वेस्ट करो एसआईपी में। लेकिन अगेन 2026 को देखते हुए ये भी लग रहा है कि अगले 2 साल 3 साल में अगर मार्केट में करेक्शन आया, जो कि एक्सपेक्टेड है, आज अमेरिका क्या कर रहा है सबको पता है, चाइना क्या कर रहा है सबको पता है, एक क्वेश्चन मार्क है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ऐसे में अगर कोई एक मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चों के फीस का प्रिडिक्शन करके कि भाई 4 साल के बाद में मुझे उसकी फीस चाहिए, वो सोच करके वो एसआईपी कर रहा है, और अगले 4 साल समझो कि जैसे 2010 से 2013 के बीच में फ्लैट आ गया था मार्केट, तो वैसे अगर 4 साल में फ्लैट आ गया और उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान होगा। आप ऐसे केस में बैकअप क्या रखते हो? सर देखो, पहली चीज तो जो बच्चे की फीस के पैसे हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। अगर कोई क्रिटिकल जरूरत है, जैसे पेरेंट्स की इलाज के पैसे हैं, अब मैं उसे बाजार में लगा दूं और पता लगा 2 साल में वो आधे रह गए और तब मेरे फादर बीमार हुए, वो तो आई एम प्लेइंग विद इट। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं ना कि भाई मुझे 5 साल के बाद में मेरे बेटे के एमबीए के लिए फीस चाहिए। 10 साल मैंने बताया, हाँ, 10 साल का एक ऐसा साइकिल होता है कि ये ऊपर आ ही जाता है। अब अगर हम ये सोचें कि अब हम 2026 में हैं और यहाँ से अगर गिरावट आई तो क्या ये सारी जिंदगी नहीं उठेगी? 1992 में हमने गिरावट देखी, 1996 में देखी, 2000 में देखी, 2008 में देखी, 2014 में देखी, जब 16 में जब मोदी जी आए थे और वो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद ईरान इराक का वो हो गया था तब देखी, इधर रशिया यूक्रेन हुआ तब देखी, कोविड आया तब देखी। तो मेजर फॉल्स ही है ना ये। तो क्या इन सब फॉल के बाद मार्केट ऊपर नहीं आया? मार्केट फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे ही आज भी अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वो गिर जाता है और वो ऊपर आ जाता है, तो भाई फिर बढ़ जाएंगे। और ये तो देखो, कहीं भी जब जहां पे नाम आ गया इन्वेस्ट, आप जमीन ले लो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 1 करोड़ का घर लिया था, वो 60 लाख में भी नहीं बिक रहा था जब पैसे की जरूरत थी। करेक्ट। गोल्ड अगर आपने मान लो 32,000 में लिया था, उसके बाद 24 भी आ गया तो नहीं बिका आपका उस रेट में। बिटकॉइन के साथ भी ऐसे ही है, स्टॉक मार्केट के साथ भी ऐसे। तो ये तो जो चीज बाजार में आ गई उसका तो आपको बाजार के साथ ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा 10 साल से छोटी इन्वेस्टमेंट को मैं छोटा ही कहता हूं। सर आपके एक और मैंने वीडियो में कहीं दिखा था, इसी के रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में मैंने सुना था, मार्केट का फिटेड कर्व आप देखते हो, तो ये फिटेड कर्व होता क्या है? और आजकल तो हमें बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइज भी दिखती है जो पिछले 1 साल में वो लोग, क्योंकि एल्गो भी होता है बहुत सारी जगह पर, पीछे एल्गोरिदम्स लगाए रहते हैं, तो कहीं कहीं दिखाते हैं कि भाई पिछले 1 साल में 300% हमने बढ़ा दिया। कुछ तो ऐसे रेड फ्लैग्स हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर देखने पड़ेंगे कि भाई ये 300% दिखा रहा है लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो क्या देखने से पता चलता है कि भाई ये मुझे दिखाया जा रहा है? सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं चांदी की ही बात करूं, आज मैं अगर रील बनाना चाहूं तो मैं एक ही रील बना सकता हूं, तुम भी बना सकते हो, कि दोस्तों यदि आपने आज से 1.5 साल पहले चांदी ली होती, क्या रेट था उस वक्त? 70,000, आज 3.5, तो 5x हो गया पैसा। तो ये सिर्फ मैं कह सकता हूं कि उस वक्त ऐसा किया होता तो ये हो जाता। हाँ, लेकिन तभी पता कैसे चलता? तो मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि आज मैं अंबानी जी के यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं आज जो है जियो चला रहा होता। मैं ये ही क्यों रील बना रहा हूं कि मैंने उस वक्त ये किया होता। अरे उस वक्त किया होता तो उस वक्त रील बनानी थी ना, किसी को नहीं पता था तभी क्या। लेकिन दिस इज अ सिंबॉलिक मैसेज कि आप समय पे इन्वेस्ट करो, टाइम लगाओ,
चीजें बढ़ जाती। ऐसा भी तो कोई शेयर या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा होगा जो 5 साल पहले अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा वो अभी माइनस में होगा, मैं उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हर आदमी अपना कॉलर ऊंचा करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये सब कहने की बातें हैं कि क्या किया होता और क्या होता, ये तो मुझे पता था तो मैंने क्यों नहीं किया। जो आदमी ये बात कह रहा है उसे कहना कि तुझे तो पता था, तू तो भगवान का बच्चा है बिल्कुल, तो तू दिखा के फिर तूने 100 शेयर क्यों लिए जब तुझे इतनी गारंटी थी, या 1 किलो चांदी क्यों ली? लेता ना 100 किलो तब हम मानते ना कि तुझे तो पता था, तेरे को तो पूरा ज्ञान था। इफ यू आर सो श्योर देन व्हाई 100 शेयर्स या व्हाई 1 किलो सिल्वर? तब दिखाता कि भाई साहब मेरे को तो पता था, देखो भाई साहब आई वाज सो श्योर अबाउट माय प्रेडिक्शन कि मैंने अपना घर भी बेच दिया तो लगा दिया, मैंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड खाली करके लगा दिया, मैंने अपनी सारी एफडी तोड़ के लगा दी, तब दिखाता ना हमें। तो दिस इज ऑल जस्ट अ मिथ, मार्केट का कुछ नहीं है। अब हम आते हैं फिटेस्ट कर्व पे। भाई साहब पीछे जो हुआ उस बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस करूं, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसको पता है क्या कहता हूं, जो लोग मेरे से कहते हैं बैक टेस्ट, मैं कहता हूं वीरल जब तुम 5 साल के थे तब तुम 10 किलोमीटर दौड़ सकते थे, क्या आज वीरल दौड़ सकता है? क्यों नहीं दौड़ सकता? मेरे पास तो बैक टेस्ट है, मैंने तो तुम्हारी लाइफ की हिस्ट्री पे बैक टेस्ट बनाया। भाई पहले वीरल जो है 10 रोटी खाता था, आज वीरल क्यों नहीं खाता? पहले वीरल 100 किलोमीटर बाइक चलाने में नहीं थकता था, आज क्यों थक जाता है? मेरे पास तो बैक टेस्ट है यार। तो क्या करूं मैं ऐसे बैक टेस्ट का? आप बताओ मुझे। जब निफ्टी 8,000 पे थी तो 100 पॉइंट नहीं घूमती थी, आज 25,000 पे है, 500 पॉइंट घूम जाती है। तो मेरे पास तो बैक टेस्ट 100 पॉइंट का बोल रहा है, यहाँ 500 घूम रही है। तो क्या ये बैक टेस्ट गलत है या यथार्थ गलत है? ये भी ठीक है, वो भी ठीक था। लेकिन बैक टेस्ट जब मैं करता हूं तो सिर्फ मेरे को ये पता लगता है कि भाई इसका बिहेवियर ऐसा है। सही है, ठीक है कि नहीं। अब मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। मेरे को 100 शेयर लेने हैं एक कंपनी एक्स के, जब उसका प्राइस 800 था वो 50% क्रैश हुआ तो मेरा कितना लॉस होएगा? 400 रुपए। 400 इंटू 100 कितना हुआ? 40,000। तो मेरा लॉस कितना है? मैक्सिमम 40,000। ये मेरे को बैक टेस्ट बोल रहा है। आज उसका रेट है 5,000 रुपए। अब अगर वो 50% क्रैश हुआ तो मेरा कितना लॉस होएगा? 2,500 गुणा 100। तो मेरा तो बैक टेस्ट 40,000 बोल रहा था। तो भाई साहब ये चीज समझनी पड़ेगी कि बैक टेस्टिंग सिर्फ एक आपको सिंबॉलिक रीजन देता है। मैं इसमें एक और भी लोगों को बोलता हूँ, सुन के अच्छा नहीं लगता। जब मेरे बाबा मरे थे तब लोग चंदन की लकड़ी यूज करते थे, जब उनके अगली वाली जनरेशन मरी तो आम पे आ गए, और अब तो पता ना क्या क्या होता है। तो समय की बात होती है भाई। चंदन जब जरूरत थी तो दुनिया ने चंदन का टीका लगाया, और आज जो मिल रहा है हम उसका वो कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। 10 साल पहले तुम आईपैड चला रहे थे, तुम्हारे पास डायरी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैं उस बैक टेस्ट का क्या करूंगा? ये है सर। आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सिखाते भी हो और आप खुद इन्फ्लुएंसर भी हो, लोगों को इतना प्रमोट भी करते हो। लेकिन अगर हम गए साल की बात करें तो गए साल में बहुत सारे ऐसे हमारे इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर थे जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस भी करते थे। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन को आज वो वीडियो दिखता है कि भाई मैंने ये खरीदा वो खरीदा, आप भी ये करो वो करो, आई एम वेरी श्योर आपको पता होंगे कि उसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए किसी पे बिलीव करने के पहले कि भाई ये चीज़ मुझे दिख गई तो भाई ये गलत है। मुझे अपनी चीजों को देख के अपनी ग्रोथ डिसाइड करनी है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लेता हूं कि मर्सिडीज का प्राइस मान लो 1 करोड़ रुपए, मर्सिडीज का प्राइस 1 करोड़ है। अब तुम्हारे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, तुम्हारी नेटवर्थ 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, और एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ा आदमी है उसके पास 100 करोड़ है। अब तुम दोनों ने मर्सिडीज ले ली क्योंकि तुम्हारे पास भी 1 करोड़ है, उसके पास भी 1 करोड़ है। अब वो मर्सिडीज भाई साहब पानी में गिर गई थोड़े दिन बाद, तुमने भी 1 करोड़ दिया, उसने भी 1 करोड़ दिया। करेक्ट। Who will have more pain? 1 करोड़ 20 लाख वाले का ज्यादा पेन होगा उसको। क्यों? दोनों का लॉस तो 1 ही करोड़ है। हाँ, लेकिन उसकी वर्थ ज्यादा है और मैंने तो खाली थोड़ा ही किया था। हाँ, मैंने अपना पूरा फंड लगा दिया था। ये समझना है कि दूसरा आदमी जो मर्सिडीज दिखा रहा है, दुबई दिखा रहा है, अपनी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी नेटवर्थ क्या है वो दूसरा। अभी एक और भी रील आई थी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने दुबई की गाड़ियां दिखाई, बाद में पता लगा कि वो सब किराए की दी। तो भाई दूसरे की किराए की देखने से अपनी वैगन आर ज्यादा अच्छी है, कम से कम खुद के पैसे की तो है। करेक्ट। तो मेरा मानना ये है आप दूसरे की वर्थ को ना देखें, क्योंकि हो सकता है दूसरे का तो पापा का पैसा हो सकता है दूसरे का पापा का पैसा है या अपना है, हमें तो यही नहीं पता। सही बात है। और मैं तुम्हें अभी बताता हूँ भाई साहब क्या हुआ। मैं अभी एक दिन वहां गया, बॉम्बे ही गया था मैं किसी के पास, तो मैंने देखा यार ये लड़का है, इसने बोला कि मैंने वो ले लिया है, मतलब पहले थोड़ा सा ऐसा ही था, मतलब नॉट डूइंग वेरी वेल टू डू। तो वो दिल्ली में जॉब करता था, अभी मैं बॉम्बे गया तो वो बोला सर आप आ गए हो तो एक मेरे घर आना। मैं उसके घर गया, मैंने देखा यार बिल्कुल मतलब ऐसा उसने बढ़िया घर बना रखा है, मतलब आई वॉज शॉक्ड।
तो मैंने कहा भाई तू कितने पैसे कमाता है? बोला सर दिल्ली में 50,000 कमाता था, यहाँ 2 लाख है। मैंने कहा यार 2 लाख में तूने ये कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया हुआ है? बोला सर किराए की खोली है तो मैं इसका देता हूँ 60,000 रुपये किराया। मैंने कहा यार चल ये तो समझ आ गई, खोली पेंट तो वो लैंडलॉर्ड ने कर रखा होगा, पेंट वेंट और सब इतना सुंदर बना रखा है, ये सोफा वोफा ये वो कैसे? बोला सर यहाँ तो सब रेंट पे मिलता है, मैं तो 2,000 रुपये रेंट देता हूँ इस पूरे के। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग विच डजंट हैव अ ओनरशिप ऑफ द अदर पर्सन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है कि नहीं? तो आप ये मत सोचो कि दूसरा मर्सिडीज दिखा रहा है, जूते दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है। अरे भाई हमें क्या पता कि वो क्या उसकी हकीकत है। करेक्ट। हाउ डू वी नो? हमें ये पता होना चाहिए कि उसका ज्ञान क्या कितना है, हमें ये पता होना चाहिए कि उससे हम क्या सीख सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट से कहाँ उसने जब कोई चीज इन्वेस्ट करी थी, खरीदी थी या पैसा बनाया था तो उसने क्या सोच के किया था। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारी भी आ जाएगी। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि सर किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंसेस को देखना चाहिए और बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करें तो आप हमेशा वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं कि भाई ट्रेडिंग करो लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो डिफरेंस नहीं समझता है, एक सिस्टम और एक सट्टे में, और दोनों के बीच में एक थीन लाइन है। वो थिन लाइन के बारे में थोड़ा बताइए। थिन लाइन ये बहुत बड़ी लाइन है भाई। कैसे डिफरेंस जो फाइंड एक आउट करें? सिस्टमैटिक ट्रेडर है वो अपना लॉस सीमित करेगा, जो सट्टेबाज है वो प्रॉफिट सीमित करेगा। वो कहेगा भाई साहब मैंने लिया है 100 की चीज मैं 1000 में बेचूंगा, और पता लगता है वो 20 में खत्म कर रहा हूँ। जो सिस्टमैटिक ट्रेडर है वो क्या कहता है, भाई मुझे नहीं पता ये 1000 जाएगी, 500 जाएगी, 200 जाएगी, 100 जाएगी, मैं तो 90 पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे क्या पता, मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। If I don't know what I have to give to market, I will always end up having losses. लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की चीज खरीद, वहीं सपना संजो लिया कि भैया तो 2000 में बेचूंगा, तो अरे तो वो तो लॉस में छूटेगा ही ना, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मुझे कम निकलना है। और जब भी ऐसे लोगों को मैं पूछता हूँ ना कि आपको वो लॉस रिकवर करना आता है, चलो नुकसान हो गया लेकिन रिकवर करना आता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग की बैक ऑफ द माइंड में पैसा चलता है कि भाई वो कितना पैसा मुझे रिकवर करना है, जबकि वो सिस्टम वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते वो लोग। तो फिर अगर किसी को ट्रेडिंग सीखना हो, आज अगर कोई चलो ये वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि हाँ यार चलो मेरा इन्वेस्टमेंट तो एक साइड सिक्योर्ड है कि मैंने पहले घर के लिए इंश्योरेंस ले लिया है या घर के लिए मेडिक्लेम सारी चीजें कर ली है और अभी मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है, मुझे ट्रेडिंग करना है, तो क्या राइट वे होगा? विरल मैं ये कहता हूं कि जिस आदमी के पास 25-50 लाख रुपया उसे ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, इससे बड़े पैसे वालों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है ना? आप छोटे पैसे से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो यू विल एंड अप हैविंग लॉसेस, और फिर क्या होता है आप पूरा टाइम डिवोट करते हैं, उस टाइम के बाद जब आपको एक प्रैक्टिकली उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, यू एंड अप हैविंग टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, लोगों को ये समझना पड़ेगा, इसकी मैं कहता हूँ बैक कैलकुलेशन कर लो भाई। करेक्ट। आप अभी 1 करोड़ रुपए लेके आए मार्केट में, 10 लाख लेके आए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप 10 लाख लेके आए, आप ये मान के चलो कि आप मुश्किल से 1 या 1.5% महीने का कमा सकते हो, इफ यू आर 100% ट्रू टू योरसेल्फ एंड डिसिप्लिन ट्रेडर। अब 10 लाख रुपए आप लेके आए और उसका 1% कितना होता है? 10,000 रुपए। तो आर यू हैप्पी बाय अर्निंग 10,000 रुपीज अ डे और इन ए मंथ बाय स्पेंडिंग 8 आवर्स अ डे? डू यू थिंक दिस मनी इज जस्टिफाइड? नो। नहीं। तो अब जब ये जस्टिफाइड नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब आप 1 करोड़ लेके आए और 1% महीने का कमा रहे हो, 1.5 कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपए, हाँ एक रीजनेबल डिसेंट अमाउंट है, लेकिन क्या आपके पास और विकल्प हैं? हाँ मेरे पास हैं, तो वहां करो। क्योंकि आप ट्रेडिंग में ये सोचते हो कि जो मैं लगा रहा हूं सिर्फ वही पैसा मैं खो रहा हूं। अरे नहीं भाई, आप टाइम भी खो रहे हो। अब ये कैसा रहे कि मैंने अपना ये 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जहां से मुझे 12, 15, 18, 20% या हो सकता है 30% भी मिल जाए, और मैं नौकरी भी कर रहा हूं जहां से मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मैं इधर भी 1.5-2% कमा रहा हूं और इधर भी पैसा कमा रहा हूं जो बचा बचा के मैंने 1 करोड़ इकट्ठा किया। इंसान को इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए? को इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में, इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्किल सेट्स में, इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए इंश्योरेंसेज में, इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में। सब जगह इन्वेस्टमेंट के तो पूरा दरिया खुला पड़ा है। आप तो इन्वेस्टमेंट में एक जगह पर बोल रहे थे कि रियल इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट।
तो मैंने ये थोड़ी कहा है 10 लो, एक घर तो लो ना यार। कि एक हिसाब से ये भी हो जाता ना कि अगर रियल एस्टेट अगर नहीं इन्वेस्ट करने जैसा है तो फिर वो हम आम आदमी के सपने के साथ थोड़ा बोले कि भाई तुम नहीं सपना सर, मत देखो। मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक घर अपना होना चाहिए। मैं उन लोगों को बहुत गलत बताता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई साहब सिप कर दो और घर मत लो। नहीं, घर होना चाहिए। क्यों? आज मैं स्वस्थ हूँ भाई, कल को मान लो मेरे को कोई तकलीफ हो जाए, मैं बुढ़ा हो गया, मैं नहीं मेहनत कर पा रहा, तो मेरे पास अगर छत भी अपनी नहीं है तो क्या मैं अब कैसे कमाऊंगा पैसा? एक्सीडेंट डोंट कम विद प्री नोटिस। अमेजिंग अमेजिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि भाई कोई कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और एक 7-8-9 महीने में उसका प्राइस डाउन हो जाता है, तो वो हमारे लिए रेड सिग्नल है। लेकिन आपने अपनी हेल्थ के अंदर कोई एक बहुत बड़ा गैप कन्वर्ट कर लिया है। मतलब पहले कुछ वेट था, अभी अराउंड 51 kg आपने कम कर लिया है विद इन स्पेन ऑफ अराउंड से 8-9 मंथ्स। 1 ईयर ऑलमोस्ट। 1 ईयर 9 ऑलमोस्ट। months। यस, मतलब क्या सस्टेनेबल है? और अगर सस्टेनेबल है तो कैसे इसको लॉन्ग टर्म हम रखे हैं? देखो, मेरी ना डायबिटीज़ बढ़ती जा रही थी और इसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए हैं। ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ के पहले डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लिया, फिर पंचकर्मा किया, फिर उसके बाद कुछ मेडिकल एड भी लिया मैंने। मेडिकल एड इन टर्म्स ऑफ फॉर माई कंट्रोलिंग अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कि जिसमें आपको कभी भी जब शुगर होती है ना, वो अकेले नहीं आती है, उसके साथ बीपी भी आता है, कोलेस्ट्रॉल भी आता है, शुगर भी आता है, स्लीपलेस नाइट्स भी आती हैं, लिथार्जी भी आती है, स्ट्रेस भी आता है, और मतलब ये सब चीज़ें साथ में दे कम ऑल टुगेदर। फिर क्या होता है, आप दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं। अब जब आप दवाई खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, 15 साल से दवाई खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, तो आपकी किडनी और लीवर डैमेज होने लग जाता है। तो मेरी वो स्टेज आ गई थी। अब आ गई तो भाई मेरे पास कोई चारा ही नहीं था कि या तो मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं या मैं इंसुलिन की डोज बढ़ाए जाऊं। अब जब मैं इंसुलिन की डोज बढ़ा रहा हूं तो मेरी शुगर तो कंट्रोल हो रही है, लेकिन मेरी किडनी खराब होने वाली है। ये तो सबको पता है ना। तो आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अब मैं वीरल तुमसे कहता हूँ आज तुम्हारे पैर में दर्द हो, डॉक्टर कहेगा भाई ये गोली तो खा लो, लेकिन वीरल भाई वजन कम करो। तुम कहो मेरी पीठ में दर्द है, भाई वजन कम करो। अब आपको सर्वाइकल है, वजन कम करो। हाथ में दर्द है, वजन कम करो। मैं जिस डॉक्टर के पास जाता था उसका सीधा एक ही जवाब। अब मैं शुगर के लिए जा रहा हूँ, उस शुगर की बात, क्योंकि क्या है, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लूप में फंसा देगा, भाई गलती तो तेरी है यार। बराबर है। तो 50 बीमारियों का एक बीमारी हो रही थी वजन। सोचा इसी को और कम करें। इसका सिंपल सा तरीका है कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसेसेस एंड जिप योर माउथ। वो क्या प्रोसेसेस होंगे और क्या खाने की हैबिट्स आपने इंप्लीमेंट किया? डाइट, प्रॉपर डाइट, टाइमिंग के साथ खाना, डिसिप्लिन के साथ खाना, पंचकर्मा कराना, स्टीम लेना, और क्या कहते हैं, सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना। हालांकि मैं टाइम से सोता नहीं हूँ, लेकिन सुबह टाइम से उठता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो सर। और आप मेरे जैसे हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपको देख करके हम और इंस्पायर होते हैं। हम भी वेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अभी। देखिए, आप डिसिप्लिन में चाहे ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें या वेट कम करें, डिसिप्लिन रहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, लेकिन आपका टाइम शेड्यूल आज बैक टू बैक है, इसके लिए सेकंड दोबारा कर लेंगे, दोबारा फिर से कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और आपका सबसे मेजर लर्निंग क्या था इस पॉडकास्ट से, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम लोगों ने मुझे पार्ट 2 करके लिख के दिया तो मैं सर को फिर से बुलाऊंगा, फिर से एक यूनिक टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्या टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीरल का कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।